महाभारत का आरंभ। अराइवल ऑफ द यूरोपियन पावर्स। जब समंदर की लहरों ने पहली बार विदेशी परछाइयां देखीं। 1600 एक तारीख जिसने भारत की तकदीर लिखी खाक। ईस्ट इंडिया कंपनी जन्म ले चुकी थी। तलवारों से नहीं, सौदों से जीता गया ये देश। हर युद्ध के पीछे था व्यापार का लालच। ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं, ये कहानी है उस भारत की जिसने सब कुछ खोकर भी खुद को पा लिया। साथियों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा, खुद सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इस रोमांच भरे सफर को। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति थी डच। ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। 1605 ईस्वी में डचों ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। फिर पुलिकट में दूसरी और सूरत में तीसरी कोठी। 1632 ईस्वी में डचों ने पटना में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की। के वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया और उनकी सभी व्यापारिक कोठियों पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। डच भारत से ज्यादा इंडोनेशिया में व्यापार करने में रुचि रखते थे। भारत को भारतीय वस्त्रों के निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय भी डचों को ही जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। अब आते हैं उस शक्ति पर जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक शाही फरमान जारी कर की थी 15 वर्षों के लिए। शुरुआत में कंपनी के 217 साझेदार थे और उस समय भारत के मुगल शासक थे अकबर। 1608 में अंग्रेजों ने सूरत में व्यापार शुरू करने का प्रयास किया और 1613 में वही उनका पहला स्थायी कारखाना बना। 1639 में कंपनी ने मद्रास को किराए पर लिया और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करवाया। 1651 में बंगाल के हुगली में व्यापारिक कोठी खोली और 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। इस विवाह के बाद बंबई बंदरगाह को ब्रिटिश कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया गया। 1698 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण प्रारंभ हुआ। कुछ रोचक तथ्य। कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चौरगाक ने की थी। 1617 में मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दी, जिसे अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा गया। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू किया। 1759 में उन्होंने वेदरा के युद्ध में डचों को पराजित किया और 1760 में वांडीवॉश के युद्ध में फ्रांसीसियों को भी हरा दिया। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को
अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया। अब भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं बची थी। कंपनी शक्तिशाली हो गई, लेकिन धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और राजा का नियंत्रण कंपनी पर कमजोर पड़ गया। उस दौर में बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। डेनमार्क के लोगों ने भी भारत में कदम रखा। उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी केरल के त्रावणकोर में स्थापित की और दूसरी बंगाल के श्रीरामपुर में। पर उनका व्यापारिक विस्तार बहुत सीमित रहा। अंततः 1745 में डेनमार्क ने अपनी सभी कोठियां अंग्रेजों को बेच दी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। अब बात करते हैं फ्रांस की, जिसने भारत में अपने सपने बुने थे। यह एक सरकारी कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1664 ईस्वी में राजा लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक था कॉर्बेट। फ्रांसीसियों ने 1669 में सूरत और मसूलीपट्टिनम में अपनी कोठियां खोली। फिर 1673 में बीजापुर के शासक से अनुमति लेकर पांडिचेरी शहर की स्थापना की, जिसे फ्रांसिस मार्टिन ने बसाया था। उन्हें भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 1742 में डुप्ले भारत में फ्रांस का गवर्नर बना। उसे सहायक संधि का जनक कहा जाता है। इसी के समय कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसने फ्रांसीसी साम्राज्य की जड़ें हिला दी। हालांकि फ्रांसीसी भारत में अधिक क्षेत्र नहीं जीत सके, लेकिन वो आजादी के बाद तक भारत में रहे और आखिरकार 1956 में भारत छोड़कर चले गए। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। स्वीडन ने भी 1731 में अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, लेकिन ये भारत में ज्यादा टिक नहीं सकी और थोड़े समय में ही वापस लौट गई। नमस्कार, आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर में उतर रहे हैं जब समंदर के रास्ते कई यूरोपीय ताकतें यहाँ पहुंची। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे अलग अलग देशों की कंपनियां, आप कह सकते हैं, व्यापार के इरादे से भारत आईं और कैसे यहीं जमने की कोशिशें शुरू हुईं। तो हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से समझें कि ये कंपनियां कौन थीं, उनके आने के पीछे क्या वजहें थीं, उन्होंने यहाँ आकर क्या किया और आखिर में भारत पर इसका असर क्या हुआ। तो चलिए इस दिलचस्प पड़ताल को शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये वो दौर था जब दुनिया बदल रही थी, समुद्री रास्ते खुल रहे थे और भारत अपने मसालों, कपड़ों, दौलत के लिए हमेशा से एक आकर्षण का केंद्र रहा। लेकिन दिलचस्प ये है कि कैसे व्यापार करने आई ये कंपनियां धीरे धीरे यहाँ की राजनीति में उलझती गईं और देखते ही देखते सत्ता की दावेदार बन बैठी। हाँ। तो इस कड़ी में पुर्तगालियों के बाद जो दूसरी बड़ी यूरोपीय शक्ति आई वो थे डच। ये नीदरलैंड्स या हॉलैंड के लोग थे। सही, हाँ भाई, पहला डच नागरिक जिसका नाम स्रोतों में कार्नेलिस डी हाउटमैन मिलता है, वो 1596 में भारत पहुंचा था। इसके बाद उनकी संगठित डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1602 में। और उन्होंने यहाँ अपनी बस्तियां कहाँ बसाई? हमारे स्रोत बताते हैं कि 1605 में मछलीपट्टनम में उनकी पहली व्यापारिक कोठी खुली। ये व्यापारिक कोठी एक तरह का गोदाम और दफ्तर होता होगा, है ना? बिल्कुल सही, एक सुरक्षित जगह जहां से वो अपना माल खरीद कर जमा कर सकें और फिर जहाजों में लाद सकें। मछलीपट्टनम के बाद उन्होंने पुलिकट, सूरत और यहाँ तक कि 1632 में पटना में भी अपनी फैक्ट्री लगाई। पटना तक? ये थोड़ा हैरान करता है। हाँ, लेकिन फिर उनका दबदबा ज्यादा टिका क्यों नहीं? देखिए, उसकी मुख्य वजह थी अंग्रेजों से उनकी बढ़ती दुश्मनी। 1759 में बंगाल में हुआ वेदरा का युद्ध, वो एक निर्णायक मोड़ था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने डचों को बुरी तरह हरा दिया। अच्छा, और इस हार का नतीजा क्या हुआ फिर?
नतीजा ये हुआ कि भारत में डचों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा लगभग खत्म हो गई। अंग्रेजों ने धीरे धीरे उनकी ज्यादातर कोठियों पर कब्जा कर लिया। वैसे भी इन दस्तावेजों से एक और बात उभरती है, डचों की दिलचस्पी भारत से कहीं ज्यादा इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों में थी, जिसे वो ईस्ट इंडीज कहते थे। हाँ हाँ, सुना है। शायद इसीलिए उन्होंने भारत में अंग्रेजों से उतनी शिद्दत से मुकाबला नहीं किया जितनी उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन क्या भारत में उनका कोई योगदान नहीं रहा, मतलब व्यापार के अलावा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक दिलचस्प बात यह है कि डचों का असर कपड़ों पर ज्यादा रहा। हमारे स्रोत बताते हैं कि आज भारत जो दुनिया भर में अपनी टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, जी, उसकी शुरुआती मांग यूरोप में पैदा करने और भारत को कपड़ा निर्यात का एक बड़ा केंद्र बनाने में डचों का बड़ा हाथ था। अच्छा, भले ही वो राजनीतिक दौड़ में पीछे रह गए। ये वाकई दिलचस्प है, कपड़ों के निर्यात की शुरुआत। चलिए अब उस कंपनी की तरफ बढ़ते हैं जिसने भारत का मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदल दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? हाँ, अंग्रेज। इनकी कहानी तो 31 दिसंबर 1600 से शुरू होती है, जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान, जिसे रॉयल चार्टर कहते हैं, वो जारी किया। इस फरमान ने लंदन के कुछ व्यापारियों को, जिनकी शुरुआती संख्या 217 बताई जाती है, उन्हें पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया, मतलब मोनोपोली। अच्छा, शुरुआत में 15 सालों के लिए। और उस वक्त भारत में किसकी हुकूमत थी? माहौल कैसा था यहाँ? उस समय यहाँ मजबूत मुगल साम्राज्य का शासन था और बादशाह थे अकबर। ये जानना जरूरी है कि कंपनी उस भारत में आ रही थी जहाँ एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता मौजूद थी। कमजोर नहीं था भारत। सही। तो कंपनी ने आते ही कहाँ अड्डा जमाया? पहली कोशिश कहाँ की? उन्होंने पहली कोशिश 1608 में पश्चिमी तट पर सूरत में की। सूरत उस वक्त व्यापार का एक बड़ा केंद्र था, लेकिन उन्हें वहां स्थायी फैक्ट्री या कोठी बनाने की इजाजत मिलने में कुछ साल लग गए। पहली पक्की कोठी 1613 में सूरत में ही स्थापित हुई, जहांगीर के शासनकाल में। और फिर तो शायद विस्तार का सिलसिला शुरू हुआ होगा, धीरे धीरे फैले होंगे। हाँ बिल्कुल। फिर कंपनी ने धीरे धीरे अपने पैर फैलाने शुरू किए। 1639 में उन्होंने दक्षिण में मद्रास को स्थानीय नायक से पट्टे पड़ लिया और वहां अपनी सुरक्षा के लिए एक मजबूत किला बनवाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। किला? मतलब इरादे सिर्फ व्यापार के नहीं थे शुरू से? लगता तो यही है। ये किलेबंदी बताती है कि वो अपनी सुरक्षा और शायद दबदबे के बारे में भी सोच रहे थे। फिर 1651 में पूरब में बंगाल के हुगली में भी अपनी कोठी खोल ली। हाँ, और मुझे एक और घटना बड़ी अजीब लगी जो स्रोतों में मिली। 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुई और दहेज में पुर्तगालियों ने बम्बई का टापू अंग्रेज राजा को दे दिया। ये सच है? हाँ, ये सच है, बिल्कुल सच। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि चार्ल्स द्वितीय ने इस बम्बई बंदरगाह को, जिसकी आज इतनी अहमियत है, महज 10 पाउंड सालाना के मामूली किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। 10 पाउंड सालाना? हाँ। शायद चार्ल्स को इसकी रणनीति कीमत का अंदाजा नहीं था, या उनके लिए इसे संभालना मुश्किल हो रहा होगा। कंपनी के लिए तो ये समझिए लॉटरी लगने जैसा था। वाकई 10 पाउंड आज के जमाने में तो यकीन करना मुश्किल है। खैर, बंबई हाथ लगने से पश्चिमी तट पर कंपनी की पकड़ मजबूत हुई होगी। उधर पूर्वी तट पर क्या चल रहा था? कलकत्ता वगैरह? हाँ, पूर्वी तट पर भी कंपनी पीछे नहीं थी। 1690 के दशक में उन्होंने बंगाल में 3 गांव हासिल किए, सूतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर। यहीं पर उन्होंने अपनी नई बस्ती बसाई और 1698 आते आते यहाँ फोर्ट विलियम किले की नींव रखी। फोर्ट विलियम? माना जाता है कि इसी से कलकत्ता शहर का विकास हुआ है, जिसकी नींव का श्रेय अक्सर जॉब चॉर्नॉक नाम के कंपनी अधिकारी को दिया जाता है। तो कंपनी अब मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे अहम ठिकानों पर काबिज हो चुकी थी, लेकिन उनकी ताकत को असली उछाल कब मिला? वो फर्रुखशेर वाला फरमान? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक बड़ा मोड़ 1717 में आया। उस समय के मुगल बादशाह फर्रुखशेर ने एक और शाही फरमान जारी किया। ये फरमान यानी एक शाही आदेश था। इसके जरिए कंपनी को बंगाल में बिना कोई चुंगी या टैक्स दिए व्यापार करने की इजाजत मिल गई। बिना टैक्स के? हाँ, बस एक सालाना रकम अदा करनी थी। ये कंपनी के लिए इतनी बड़ी बात थी कि इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा? बाप रे! इसने उन्हें उनके प्रतिद्वंदियों पर, खासकर भारतीय व्यापारियों और दूसरी यूरोपीय कंपनियों पर जबरदस्त बढ़त दे दी। और इस बढ़त का इस्तेमाल उन्होंने कैसे किया? लगता है इसके बाद लड़ाइयों का दौर शुरू हुआ, जाहिर है। बिल्कुल। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रह गई थी, वो एक सैनिक शक्ति भी बन चुकी थी। उन्होंने अपनी बढ़त का फायदा उठाया। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई,
जिसमें क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। हाँ, वो तो काफी बदनाम लड़ाई है, धोखाधड़ी वाली। हाँ, ये जीत धोखाधड़ी और साजिश से हासिल की गई थी, लेकिन इसने बंगाल पर कंपनी का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर दिया। इसी दौरान उन्होंने अपने यूरोपीय दुश्मनों को भी ठिकाने लगाया, डच वगैरह। हाँ, जैसा हमने पहले बात की, 1759 में वेदरा में डचों को हराया और फिर 1760 में दक्षिण में वांडी वाश की लड़ाई में उन्होंने अपने सबसे बड़े यूरोपीय प्रतिद्वंदी फ्रांसीसियों को करारी शिकस्त दी। वांडी वाश। इससे भारत में फ्रांसीसी शक्ति लगभग खत्म हो गई। यानी एक एक करके रास्ते के कांटे हटते जा रहे थे। फिर बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। वो क्यों अहम था? हाँ, बक्सर का युद्ध प्लासी से भी ज्यादा अहम साबित हुआ। इसमें कंपनी ने मीर कासिम, बंगाल के अपदस्थ नवाब, शुजाउद्दौला, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह की मिलीजुली सेना को हराया। ये एक वास्तविक सैन्य जीत थी, प्लासी की तरह साजिश नहीं। अच्छा, ये असली लड़ाई थी। और इस जीत के बाद क्या हुआ? वो इलाहाबाद की संधि हुई थी, है ना? सही कहा। 1765 में बक्सर की जीत के बाद क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की। इस संधि के तहत बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। ये दीवानी क्या चीज थी? मतलब क्या अधिकार मिला? दीवानी का मतलब था इन प्रांतों से टैक्स या लगान वसूल करने का अधिकार। अब सोचिए, प्रशासन और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो बंगाल के नवाब के पास रही, जिसे निजामत कहते थे। हाँ। लेकिन पैसा वसूलने का सारा अधिकार कंपनी के हाथ में आ गया। अरे बाप रे। इसी अजीब व्यवस्था को द्वैध शासन या डायरकी कहा गया। द्वैध शासन, हाँ। नतीजा ये हुआ कि कंपनी के पास अधिकार तो सारे थे, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं। बंगाल की जनता पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। तो मतलब साफ है, जो कंपनी सिर्फ मसालों और कपड़ों का व्यापार करने आई थी, वो अब एक बहुत बड़े और अमीर इलाके की असली मालिक बन बैठी थी। है ना? हाँ। बक्सर और इलाहाबाद की संधि के बाद भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाली कोई बड़ी ताकत नहीं बची थी, न यूरोपीय न भारतीय। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिस पे स्रोत इशारा करते हैं। क्या? जैसे जैसे कंपनी की ताकत और दौलत बढ़ी, उसके अंदर भ्रष्टाचार भी बेतहाशा बढ़ गया। कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार करके अमीर बन रहे थे, जिसे प्राइवेट ट्रेड कहा जाता था। हाँ, सुना है इसके बारे में। और इंग्लैंड में बैठी सरकार या क्राउन का कंपनी पर नियंत्रण भी ढीला पड़ता जा रहा था। ये भी एक दिलचस्प तथ्य है कि इसी दौरान कंपनी के फायदे के लिए बिहार में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती करवाई जाने लगी। अफीम? हाँ, जिसका व्यापार वो चीन के साथ करते थे। अच्छा, ये तो हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी। लेकिन क्या और भी यूरोपीय देश थे जिन्होंने यहाँ किस्मत आजमाने की कोशिश की? डेनिश वगैरह? हाँ, डच और अंग्रेजों के अलावा डेनमार्क के लोग भी आए थे। उनकी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी। उन्होंने तमिलनाडु में ट्रैंकोबार, तंजावुर के पास, और बंगाल में सेरामपुर में अपनी कोठियां बसाईं। पर उनका क्या हुआ? ज्यादा नाम सुनने में नहीं आता उनका। वो इसलिए क्योंकि उनका व्यापार कभी बहुत ज्यादा फैल नहीं पाया। मतलब वो अंग्रेजों या डचों का मुकाबला नहीं कर सके। आखिरकार 1745 में डेनमार्क ने अपनी सारी भारतीय बस्तियां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी और यहां से चले गए। बेच दी? अच्छा। इसी तरह स्वीडन की भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में बनी थी। स्वीडन की भी? हाँ, लेकिन वो भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई और जल्दी उनका काम सिमट गया। ये कंपनियां दिखाती हैं कि भारत में पैर जमाना हर किसी के लिए आसान नहीं था। अंग्रेजों की सफलता के पीछे उनकी रणनीति, नौसैनिक ताकत और शायद किस्मत का भी हाथ था। और अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी, उनकी कहानी क्या है? वो कब आए? फ्रांसीसी भी देर से आए। उनकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी। एक खास बात ये थी कि ये ब्रिटिश कंपनी की तरह प्राइवेट व्यापारियों की कंपनी नहीं थी। अच्छा, तो फिर? बल्कि इसे फ्रांस की सरकार ने राजा लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के पहल पर बनवाया था। यानी ये एक तरह से सरकारी कंपनी थी। ओह, सरकारी कंपनी। ठीक है, उन्होंने अपनी पहली कोठियां कहाँ खोली? सूरत में ही। हाँ, उन्होंने भी शुरुआत सूरत से ही की, 1668-69 में। उसी दौरान मसूलीपट्टनम में भी दूसरी कोठी खोली, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना पांडिचेरी। हाँ। 1673-74 में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान के एक सूबेदार से गांव हासिल किया और उसे विकसित करके पांडिचेरी शहर बसाया। इसकी नींव फ्रांसिस मार्टिन ने रखी, जिन्हें भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसियों में एक गवर्नर का नाम बहुत आता है, डुप्ले।
उनका क्या योगदान था, वो सहायक संधि वाले? हाँ, जोसेफ फ्रांसोआ डुप्ले 1742 में भारत में फ्रांसीसी बस्तियों के गवर्नर बने। वो बहुत महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने ही भारत में यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारतीय राजाओं के झगड़ों में दखल देकर अपना प्रभाव बढ़ाने की नीति शुरू की। स्रोत उन्हें सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस का जनक भी मानते हैं। अच्छा, उन्होंने शुरू की थी? हाँ, ये वो नीति थी जिसमें फ्रांसीसी या अंग्रेज किसी भारतीय शासक को सैन्य मदद देते थे और बदले में उसके राज्य में अपनी सेना रखते थे, जिसका खर्च वही शासक उठाता था और उसकी विदेश नीति पर भी नियंत्रण कर लेते थे। बाप रे। इसी नीति को बाद में अंग्रेजों ने, खासकर वेलेस्ली ने, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। तो डुप्ले ने ही अंग्रेजों से सीधी टक्कर शुरू की, वो कर्नाटक युद्ध। हाँ, डुप्ले के समय में ही दक्षिण भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष तेज हुआ, जिसे कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है। इन युद्धों में आखिरकार जीत अंग्रेजों की हुई, खासकर 1760 की वांडी वॉश की लड़ाई के बाद। उसके बाद भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक शक्ति बनने का सपना टूट गया। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। स्रोत कहते हैं कि हार के बावजूद फ्रांसीसी भारत में अंग्रेजों के जाने के बाद भी बने रहे, पांडिचेरी में। हाँ, ये दिलचस्प है। वांडी वॉश में हार और फिर पेरिस की संधि 1763 के बाद फ्रांसीसियों को उनकी बस्तियां तो वापस मिल गईं। अच्छा, वापस मिल गई? हाँ, जैसे पांडिचेरी, चंदननगर, माहे, लेकिन उन्हें किलेबंदी करने या सेना रखने की इजाजत नहीं थी। वो बस व्यापारी बन के रह सकते थे। तो मतलब शक्तिहीन हो गए थे। बिल्कुल। इसीलिए राजनीतिक रूप से कमजोर होने के बावजूद वो भारत की आज़ादी 1947 के बाद भी पांडिचेरी और कुछ अन्य जगहों पर मौजूद रहे। उन्होंने ये बस्तियां 1954-56 के दौरान भारत सरकार को सौंपी। अच्छा, 1956 तक, काफी बात तक। जी, तो अगर हम इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें तो एक तस्वीर उभरती है। 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने रास्ता दिखाया, फिर 17वीं सदी में डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी कंपनियां व्यापार के लिए भारत आईं। स्वीडिश भी थोड़ी देर के लिए आए। हाँ। सबने कोशिश की, लेकिन इस होड़ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे आगे निकल गई। और उनकी इस सफलता के पीछे क्या मुख्य कारण नजर आते हैं, अगर संक्षेप में कहें तो? कई कारण थे। उनकी नौसेना बेहतर थी, उनके पास बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता जैसे रणनीतिक बंदरगाह और किले थे। उन्होंने सही समय पर सही भारतीय शासकों से संधियां की और जरूरत पड़ने पर उन्हें धोखा भी दिया, जैसा प्लासी में हुआ। हाँ। और सबसे अहम, उन्होंने अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को युद्ध के मैदान में हराया। डचों को बेदरा में, फ्रांसीसियों को वांडीवाश में। प्लासी और बक्सर जैसी जीतों ने उन्हें बंगाल जैसा सबसे अमीर प्रांत दिलाया, जिसकी दौलत ने उनकी आगे की विजयों का रास्ता आसान कर दिया। हाँ, ये बिल्कुल साफ दिखता है कि कैसे व्यापार का इरादा धीरे धीरे राजनीतिक कब्जे में बदल गया। कंपनी मुनाफा कमाने आई थी, लेकिन हालात ऐसे बने या उन्होंने बनाए कि वो यहाँ की शासक बन बैठी। इलाहाबाद की संधि और द्वैध शासन जैसे कदम इसी बढ़ते नियंत्रण का सबूत हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने यूरोपीय दुश्मनों को बाहर किया, बल्कि भारतीय शक्तियों को भी कमजोर करके अपना रास्ता साफ किया। बिल्कुल। और जैसा हमने पहले जिक्र किया, कंपनी की अपनी आंतरिक समस्याएं, भ्रष्टाचार, अधिकारियों का निजी लालच और इंग्लैंड से प्रभावी नियंत्रण की कमी, ये भी इस पूरी कहानी का एक अहम हिस्सा है। इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये थी भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने और छा जाने की कहानी, जैसी इन स्रोतों से झलकती है। डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश सबने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन बाजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगी, जिसने अगले लगभग 200 सालों तक भारत की किस्मत तय की। हाँ, इन स्रोतों को पढ़ते हुए एक सवाल मन में उठता है, जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है। क्या सवाल? वो ये कि कैसे एक प्राइवेट व्यापारिक कंपनी, जो अपने देश की सरकार के प्रति पूरी तरह जवाबदेह भी नहीं थी और जिसके अंदर इतना भ्रष्टाचार था, जैसा स्रोत बताते हैं, वो इतनी बड़ी राजनीतिक और सैनिक शक्ति बन गई। और इस अनियंत्रित शक्ति ने भारत के भविष्य को किस तरह से गढ़ा होगा, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे विचार किया जा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ। इसी विचार के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।